नमस्ते दोस्तों। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे चलते हैं। आज हम सीखेंगे हिंदी के मजेदार और रंग बिरंगे विराम चिन्ह। ये बस कुछ निशान नहीं है, बल्कि ये हमारी भाषा में जान डाल देते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस दुनिया में कदम रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये विराम चिन्ह होते क्या हैं? आसान शब्दों में कहें तो ये वो चिन्ह हैं जो किसी भी वाक्य को सही तरीके से समझने में हमारी मदद करते हैं। इन्हें आप भाषा के ट्रैफिक सिग्नल मान सकते हैं। जैसे सड़क पर सिग्नल हमें बताते हैं ना कि कब रुकना है और कब चलना है, बिल्कुल वैसे ही ये चिन्ह हमारे पढ़ने की गति को कंट्रोल करते हैं, ताकि हर वाक्य का एकदम सही और सटीक मतलब निकल सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ठहराव के प्रमुख चिन्हों की, यानी वो चिन्ह जो हमें बताते हैं कि वाक्य में कब और कितना रुकना है। ओके, तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहला है पूर्ण विराम। इसका उपयोग हमेशा वाक्य के बिल्कुल अंत में किया जाता है। ये हमें बताता है कि यहाँ पूरी तरह से रुकना है, एक विचार पूरा हो चुका है। जैसे उदाहरण देखिए, राम स्कूल जाता है, बात पूरी हो गई, इसलिए अंत में हमने लगा दिया पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम के एकदम उलट है हमारा अल्प विराम, जिसे हम कॉमा भी कहते हैं। ये छोटे छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी रुकाव के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए आपको कई चीज़ों की सूची बतानी है। उदाहरण के लिए सेब, आम, केला और संतरा। यहाँ अल्प विराम हमें बीच बीच में एक छोटी सी सांस लेने का मौका देता है। इससे शब्दों की खिचड़ी नहीं बनती है ना। अब जरा इस दिलचस्प फर्क को देखिए। जहां अल्प विराम छोटे ठहराव के लिए है, वहीं अर्ध विराम का काम दो अलग अलग वाक्यों को आपस में जोड़ना है। इस उदाहरण पर गौर करें, मैं पढ़ रहा हूं, तुम खेल रहे हो। यहाँ दो पूरी तरह से अलग क्रियाएं हो रही हैं, पढ़ना और खेलना, लेकिन अर्ध विराम उन्हें एक ही संदर्भ में बहुत ही खूबसूरती से जोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, भाव और प्रश्न के चिन्ह। देखते हैं कि निर्जीव शब्दों में भावनाओं को कैसे पिरोया जाता है। कभी सोचा है कि हम लिखकर अपनी जिज्ञासा कैसे दिखाते हैं? यही एंट्री होती है प्रश्नवाचक चिन्ह की। जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं तो इसका उपयोग करना बिल्कुल अनिवार्य है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? सिर्फ एक छोटा सा चिन्ह एक सामान्य से वाक्य को सीधे एक सवाल में बदल देता है। और हाँ, जब बात आती है हमारी भावनाओं की, तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह काम आता है। बहुत ज्यादा खुशी, गहरा आश्चर्य या दुख महसूस होने पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन पर इस उदाहरण को देखिए। वाह, कितना सुंदर है! ये चिन्ह उस वाह में छिपी खुशी और उत्साह को सीधे पढ़ने वाले के दिल तक पहुंचा देता है। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, विवरण और उद्धरण के चिन्ह। इसमें हम संवाद और विवरण देने के नियम समझेंगे। इस चिन्ह को द्विबिंदु कहा जाता है। इसे आप एक तरह का विजुअल गेटवे समझ सकते हैं, जो कोई सूची या विवरण शुरू होने से ठीक पहले खुलता है। जैसे मेरे पसंदीदा फल हैं, और द्विबिंदु के बाद उन फलों के नाम आते हैं, आम, सेब, केला। ये पढ़ते ही समझ आ जाता है कि आगे कुछ खास जानकारी आने वाली है। और जब हमें किसी की कही हुई बात को जस का तस दिखाना हो, तो ये उद्धरण चिन्ह बहुत काम आते हैं। ये उन शब्दों को एक फ्रेम में बांध देते हैं। जैसे उसने कहा, मैं कल आऊंगा। इन शब्दों के अंदर का हिस्सा बिल्कुल वही है जो उस व्यक्ति ने बोला था, बिना किसी भी तरह के बदलाव के। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, सही चिन्ह का महत्व। हमने जो 7 मुख्य चिन्ह सीखे हैं, उनका सही इस्तेमाल क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, विराम चिन्हों की शक्ति को कभी कम मत आंकना। एक भी छूटा हुआ चिन्ह पूरे वाक्य का अर्थ पलट सकता है। सोचिए, एक वाक्य है, रोको मत जाने दो, मतलब किसी को जाने दिया जाए। लेकिन अगर हम अल्प विराम थोड़ा खिसका दें और कहें रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब है कि किसी को रोक लिया जाए। शब्द बिल्कुल समान है, बस एक छोटे से चिन्ह ने पूरी कहानी पलट दी। तो अगली बार जब आप कुछ लिखें तो सोचिएगा कि क्या आपके विराम चिन्ह सही जगह पर हैं। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।